10 दिन 20 दिन पर यहाँ टॉपर्स आते रहते हैं। जो भी बीपीएससी टॉपर हैं, यूपीएससी में जो टॉपर हैं, उनको हमेशा बुलाया जाता रहता है और ये सबसे बड़ी बात है। तो उनमें से एक टॉपर आए थे सेलेक्ट, एक लड़की आई थी, तो हमारा क्लास बीच में हटा करके उनका क्लास लिया गया था। तो बाहर निकले तो उनके पिताजी बैठे थे, तो उनसे मेरी बात हुई और बड़ा अच्छा बात उन्होंने कहा कि ये सेलेक्ट है, ये डॉक्टर है होम्योपैथी में। होम्योपैथी का डॉक्टर होता है, उसमें जो आपका पीएमटी का पेपर होता है उसमें जब रैंक नीचे होता है शायद, तो उसमें होम्योपैथी और आयुर्वेद मिलता है। तो उनको होम्योपैथी की डॉक्टर थी पहले, पर बीपीएससी में सिलेक्ट हो गई। तो उनके पिताजी ने कहा कि इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है, हमारी बेटी है, सबसे बड़ी खासियत है कि ये हर 10 मिनट का इस्तेमाल करती है, हर 10 मिनट का ये प्रयोग करती है पढ़ाई के लिए। क्योंकि ये पारिवारिक जिम्मेवारी के साथ है, ये डॉक्टर भी है, कई जिम्मेवारियों को वहन करते हुए कहीं किसी को छुट्टी नहीं दिया इन्होंने। डॉक्टरी पेशा को भी इन्होंने रोका, साथ में इन्होंने परिवार को भी चलाया, उसके बाद भी ये बीपीएससी क्वालिफाई कर गई। तो इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है कि जब भी इनको 10 मिनट का वक्त मिलता था उसका इस्तेमाल कर लेती थी। तो ये मुझे भी सीखने को मिला और ये बात मेरे दिमाग में घर कर गया। फिर यहाँ मिशन 50 वाली बात, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ अब सब जगह ये बात बताता हूँ। आज बड़ी काम की बात है। कुछ लोग वेट करते हैं कि हमारा 4 घंटे समय मिलेगा, 10 घंटे समय मिलेगा, तब हम पढ़ेंगे एक बार में, हम एक खुदरे में मिलेगा। क्या इस तरह की पढ़ाई होती है? जब तक 10 घंटे नहीं मिलेगा तब तक हम कहाँ पढ़ पाएंगे? ऐसा नहीं है। जब भी वक्त मिले, परिस्थिति कभी भी आपके लिए नहीं बदलता है, आपको परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। धीरे धीरे महसूस हुआ कि परिस्थितियाँ हमारे बस में आती चली गई। समझ में आ रहा है बात ना? इसलिए परिस्थिति कभी किसी के वश में नहीं होता। उनका नाम है, 10 सेकंड लेके। हाँ ले लीजिए। डॉक्टर रत्ना कुमारी आए थे अपने सिस्टर का यहाँ एडमिशन कराने। तो वो रंजीत सर से पहले मिले थे, तो रंजीत सर से मिले तो यहाँ पे वो विजिट की अपने सिस्टर का और भाई का, दोनों लोग का एडमिशन कराने। हाजीपुर घर था। अच्छा, हाँ हाजीपुर के, हाँ हाजीपुर के ही थे। तो बता पहले परिचय दिए, तो फिर लास्ट में बताया कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, तो हम इसी चलते पटना आ गए हैं ज्वाइनिंग के लिए। तो हम जब उनका स्टोरी इतना था कि हम बोले कि मैम आप एक क्लास ले लीजिए। तो वो मैरिड थे, हाँ वर्किंग में थे। तो वर्किंग में रहते हुए, मैरिड रहते हुए, बच्चा को रहते हुए क्लियर करना बहुत टफ होता है। तो उनको मतलब ग्रेट इंस्पिरेशन गर्ल्स के लिए हमने रिक्वेस्ट किया, तो क्लास लेके लिए। तो उनका भी जो आप थॉट बोल रहे हैं ना, वही थॉट मेरे माइंड में भी चलता है। आप जहाँ जा रहे हैं ना, तो एम के प्रति माइंड में एक मतलब एक कोण में मैं यहाँ पे बैठा दीजिए। ऑटो में बैठे हैं तो हाँ 10 मिनट अगर वक्त है तो कर लेंगे हम। तो अपना ये कर लेती है अपना, मतलब कहीं जा रहे हैं तो माइंड में अच्छा हमको तो 67 वाला देना है, तो माइंड में उसके प्रति हमेशा आपके मतलब एक जो है ना वो थॉट चलते रहता है। तो वही बता उनका मैं अभी भी हमको भी याद है। और ऐसा हम सोचते हैं करने के लिए, एक चलाते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो हम हर जगह जहाँ जाते हैं जी ये बात कहते ही हैं हम कि अब अपने जीवन लाइफ में भी हम उतारते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन उस दिन से सुने तो हम एज ए टीचर इस बात को हम सीखे उनसे एक बात। तो आप लोग भी इस बात को समझिए कि कभी भी किसी के लिए परिस्थिति किसी का दास नहीं होता, परिस्थिति के दास हम होते हैं। इसलिए हमको अपने को परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा, है ना? कोई बहाना इसमें नहीं चलेगा कि वो बदल जाएगा तो हम बदलेंगे। मेरे पिताजी हमारे लिए बदल जाएं, मेरी मदर हमारे लिए बदल जाए, मेरी बहन बदल जाए, मतलब जो भी आपके जीवन में हो वो बदल जाए, तो ये गलत सोचते हैं आप। कोई आपके लिए नहीं बदलता है, आपको बदलना पड़ता है सामने वाले के लिए और सामने परिस्थिति के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। उतनी एनर्जेटिक तो आज नहीं हो पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा स्थिति डैमेज हुआ है 1-2 दिन में। तो भाई ज्योग्राफी की जब हम शुरुआत करते हैं, भूगोल की शुरुआत करते हैं अगर हम, तो इसका उपयोग अगर बात करें तो हर जगह है। यूपीएससी में सबसे अधिक इसका उपयोग है। यूपीएससी में प्री मेंस इंटरव्यू तीनों सेक्शन में इसका उपयोग है। यूपीएससी में प्री में तो यूज है ही, मेंस के जीएस में इसका यूज है, अब प्लस इसका यूज है निबंध में। निबंध में ऐसे के अंदर इसका उपयोग है। आप कोई भी ऐसे लिखिए, बिना ज्योग्राफी के आप नहीं लिख सकते। ज्योग्राफी अगर आपको आता है तो ऐसे लिखेंगे, वरना नहीं लिख पाएंगे। बढ़िया ऐसे लिखना है तो अगर आप सोशल ऐसे लिखना चाहते हैं, कोई समाज के ऊपर ऐसे लिखना चाहते हैं, किसी कल्चर के ऊपर अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, तो किसी भी देश का कल्चर, उसकी सोसाइटी, वहाँ के ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। तो ज्योग्राफी अगर आपका ठीक होगा
तो उस कल्चर में, उस सोसाइटी में आप डाल पाएंगे भूगोल को। अब भूगोल को डालेंगे तो वो एक प्रूफ हो जाएगा कि ऐसा क्यों है और कैसे है। तो ज्योग्राफी सिर्फ पर्यावरण पर निबंध लिखने के लिए नहीं काम आएगा, ज्योग्राफी सिर्फ हिमालय का इम्पोर्टेंस लिखने के लिए काम नहीं आएगा, बल्कि सोशल और कल्चरल ऐसे भी अगर आप लिखते हैं तो वहाँ भी भूगोल काम आता है। तो निबंध लिखने में भी भूगोल का पूरा उपयोग है। मेंस जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, आप जानते हैं यूपीएससी में 4 जीएस के पेपर होता है, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, 250 मार्क्स का होता है। जीएस 1 में भी आपको ज्योग्राफी मिलेगा। जीएस 1 में तो साफ साफ मेंशन है ज्योग्राफी। और जीएस 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक चैप्टर लगा हुआ है। जीएस 3 में इकोनॉमिक्स के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट लगा हुआ है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट बिना भूगोल के नहीं होने वाला है। तो जीएस 1 और जीएस 3 यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। निबंध में कोई भी निबंध लिखिए, अगर उसमें भूगोल इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका अंक बाकी लोगों से बेहतर हो जाएगा। और अगर बात करते हैं आप प्री की, तो प्री में आप जानते हैं कि यूपीएससी प्री में इन्वायरमेंट प्लस क्लाइमेटोलॉजी, इन्वायरमेंट प्लस क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन आप देखें तो बहुत ज़्यादा होता है। क्लाइमेट और इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न यूपीएससी के अंदर हमेशा ज़्यादा होता है। तो ज्योग्राफी में अगर, वैसे तो पूरी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, मैप इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का, लेकिन प्री में आप समझिए कि 100 क्वेश्चन आता है जीएस में। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ। 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यहाँ इन 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होता है। तो ये 100 क्वेश्चन में मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन के आसपास भूगोल से ही रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा। यानी कि आप कितना समझ लिए, 20% सवाल अकेले ज्योग्राफी का होगा। तो एक बड़ा रोल है यूपीएससी के अंदर, इसको छोड़कर आप नहीं चल सकते। पूरी इकनॉमी भी डिपेंड करता है ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी अगर आता है तो आप इकनॉमिक्स को भी समझ पाएंगे। अमेरिका की इकनॉमी किस पर डिपेंड है, उद्योग पर कि कृषि पर। इंग्लैंड की इकनॉमी किस पर डिपेंड है, उद्योग की कृषि पर। ये भूगोल ही आपको बताएगा। अगर बात करते हैं बीपीएससी का, तो बीपीएससी में प्री की बात करें तो प्री में कुल मिला के 150 प्रश्न आते हैं। इसमें से 10, इसमें ज़्यादा रोल नहीं है ज्योग्राफी का। बीपीएससी प्री में ज्योग्राफी का उतना बड़ा रोल नहीं है, 10 से 12 क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का। मेंस की बात करें जो बीपीएससी मेंस, तो मेंस में ज्योग्राफी आता है जीएस सेकंड पेपर का सेक्शन बी में। सेक्शन जीएस सेकंड पेपर के सेक्शन बी में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स लगा हुआ है। पर इधर 2-3 सालों से पता नहीं बीपीएससी को ज्योग्राफी से क्या हो गया है, 2-3 बार से ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता ही नहीं है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन इसमें सेक्शन जीएस 2 के सेक्शन बी में ज्योग्राफी इकोनॉमी दोनों लगा है, पर अब केवल इकोनॉमी सवाल पूछ रहा है। वो इकोनॉमी में ट्रेडिशनल इकोनॉमी नहीं, करेंट इकोनॉमी। जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो करंट से, यानी 64वीं बीपीएससी से ट्रेंड बदल गया बीपीएससी का। 64वीं से पहले तक था कि आप प्रीवियस पेपर करके जाइए तो आप 70-80% क्वेश्चन वहीं से आ जाता था। अब आपको प्रीवियस पेपर करके जाएंगे तो केवल हिस्ट्री काम आएगा, इसके अलावा कुछ काम नहीं आने वाला, पॉलिटी भी काम नहीं आने वाला। प्रीवियस पेपर अगर करके गए हैं तो हाँ, प्रीवियस पेपर करना भी चाहिए। हमें क्या बोल रहे हैं, प्रीवियस पेपर से लड़ेगा नहीं, लेकिन प्रीवियस पेपर का आंसर राइटिंग अगर करके जाते हैं तो आपको आंसर लिखने का आइडिया मिल जाएगा। क्लियर समझ में? पहले क्या था कि प्रीवियस पेपर लिखेंगे आप तो प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन भी मिल जाता था डायरेक्ट, लेकिन अब क्या है कि प्रीवियस पेपर लिखेंगे तो सिर्फ प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। क्वेश्चन नया बना के बीपीएससी पेश कर रहा है। और जो हमारा तीसरा है, यहाँ पर निबंध का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। निबंध आता है, हिंदी में आता है निबंध, जो क्वालिफाइंग हिंदी होता है। तो 30 नंबर तो कोई भी ला देगा। यहाँ पर 100 में 30 नंबर लाना होता है, वो भी नंबर ऐड नहीं होता। अब बाकी इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इंटरव्यू में तो उनकी मर्जी, वो कुछ भी पूछ लेते हैं। आपके बैकग्राउंड से पूछ लेंगे, वो अगर जिसमें ऑनर्स आप हैं तो ऑनर्स से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको, या फिर जिसमें आप जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ज्योग्राफी सवाल पूछ लेंगे वो। अगर आपका ऑप्शनल में हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य से पूछ लेंगे वो। तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा तीसरा जो सेक्शन है, हालांकि मेरा क्लास यहीं तक सीमित रहेगा, यूपीएससी और बीपीएससी तक सीमित रहेगा। थर्ड सेक्शन आता है एसएससी। यहाँ भी भूगोल का रोल है। एसएससी के लेवल का मतलब सब आ गया। रेलवे भी इसी में डाल दीजिए आप। हालांकि एसएससी रेलवे नहीं लेते, रेलवे का अपना बोर्ड है एनटीपीसी, लेकिन फिर भी मान लीजिए एसएससी लेवल में इसमें एनटीपीसी भी डाल दीजिए। पर यहाँ भी भूगोल से क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। तो मतलब हमारा जो भूगोल होगा, हम इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपको पूरा कवर हो जाए।
कहीं कुछ भी एग्ज़ाम में आप जाएं तो दोबारा कहीं आपको भूगोल पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पटना से लेकर मुखर्जी नगर तक कहीं आप जाएं, ज्योग्राफी छोड़ के आप कोई विषय पढ़ लें। हमारी यही कोशिश होगी और यहाँ सारे सब्जेक्ट की यही कोशिश होगी, सारे टीचर की भी यही कोशिश होगी कि भाई आप क्या करें, मतलब इसको नोट करना था क्या? इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, कर लीजिए नोट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो गया, समझ गए आप लोग बात? तो ये हमारा क्या है, भूगोल का उपयोग है, कहाँ होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं कि भूगोल, अब कहेंगे सर भूगोल का उपयोग कह रहे हैं कि सोसाइटी में कहाँ होगा, सर भूगोल का उपयोग कल्चर में कहाँ होगा, आपका पूछना होगा। जैसे मान लीजिए आप लेह जाइए, कभी आप लेह जाएंगे तो वहाँ प्रतिदिन लोग चिकन, मटन, मांस, मछली खाते हैं। सूअर के मांस खाएंगे, भेड़ के मांस खाएंगे, वो सब कुछ खाते हैं। उनके यहाँ पूजा पाठ में भी प्रसाद के रूप में मांस चढ़ता है और मांस खाते हैं वो, है ना। वहाँ के ब्राह्मण से आप पूछिए कि कौन है ओरिजिनल ब्राह्मण, तो बोलेंगे कि हम ओरिजिनल ब्राह्मण हैं, हम पूजा पाठ में मांस चढ़ाते हैं। इसके बाद आप चले जाइए बनारस, तो बनारस के ब्राह्मण से मिलिए, तो अगर पूजा पाठ में मांस खाने वाला भी चला आया है, मांस तो दूर की बात है, मांस अगर खाने वाला भी आ गया है तब भी मार के भगाएंगे वो, निकालो मांसाहारी आ गया, पूजा पाठ में अंदर घुस गया है। अब बताओ कौन ओरिजिनल ब्राह्मण, लेह वाला कि बनारस वाला? दोनों ओरिजिनल ब्राह्मण, लेह वाला भी और बनारस वाला भी, दोनों ओरिजिनल। ये भूगोल डिसाइड करेगा कौन कहाँ पर ओरिजिनल है, कौन कहाँ डुप्लीकेट है। अब यही उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का बता देते हैं, हम लोग बिहारी हैं, तो बिहार में भी देखिए कल्चर का कितना अंतर है। दक्षिण बिहार में भी अब वो कल्चर आ रहा है, उत्तर बिहार वाला ही। धीरे धीरे हम लोग देखा देखी करते हैं ना, तो वही कल्चर हो रहा है। क्योंकि आजकल लोग कल्चर को फॉलो करते हैं, हम अपने अनुसार कल्चर नहीं लेते बल्कि हम दूसरे के अनुसार लेते हैं। तो उत्तर बिहार में कोई भी शादी हो, चिकन मटन बनता है, मछली बनना तो तय ही है कि मछली रहेगा। लेकिन दक्षिण बिहार के कोई भी शादी को यज्ञ माना जाता है। क्या माना जाता है? यज्ञ। यहाँ पर मांस मछली नहीं बनेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ता चला जाएगा, ठंडे प्रदेश के लोग मछली मांस पसंद करते हैं। लेकिन दक्षिण बिहार की बात करें तो थोड़ा सा पठारी क्षेत्र, यानी कि गर्मी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, शादी को यज्ञ के रूप में ले रहे हैं, यहाँ मांस मछली की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो दक्षिण बिहार में आज भी अधिकांश शादी आप देखेंगे तो वहाँ पर मांस मछली का प्रयोग नहीं किया जाता है शादी विवाह के अवसर पर। लेकिन अब की शादी में देखा जा रहा है कि ये लोग भी मांस मछली का काउंटर अलग बनाते हैं। तो देखा देखी हो रहा है, वो तो अलग बात है। हम लोग भी तो रजरप्पा में जाते हैं तो मांस, रजरप्पा में देवी माता का मंदिर है, वहाँ पर हम लोग बलि देते हैं। तो देखा देखी हम लोग लेह लद्दाख वाला कल्चर इधर भी ला दिए हैं। तो यही बात है कि भूगोल कल्चर को प्रभावित करता है। पंजाब चले जाइए, पंजाब अगर चले गए आप तो पंजाब में लोग रोटी खाना पसंद करते हैं, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। पंजाब हरियाणा के लोग रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, चावल खाना कम पसंद करते हैं। अगर चावल आप खाते मिल गए तो बोलेगा बेचारा बिहारी है, चावल खाता है ना, गरीब आदमी है, गरीब है, बिहारी है इसलिए चावल खाता है। लेकिन चले जाइए आप बंगाल में, चले जाइए आप मेघालय के शिलोंग में, अगर वहाँ आप रोटी खाते मिल गए तो बोलेगा बेचारा गरीब है इसलिए रोटी खा रहा है। तो हमारे यहाँ रोटी खाने वाला गरीब, किसी शादी में पूड़ी कचौड़ी बना दीजिए, हमारे यहाँ किसी शादी में पूड़ी बूंदिया कचौड़ी बना दीजिए तो क्या बोलेगा, गरीब था बेचारा इसलिए पूड़ी कचौड़ी खिला दिया है ना। लेकिन अगर यहाँ चावल का आइटम न चले, बिहार में कोई चावल का आइटम न चले तो समझिए वो गरीब का शादी था। यहाँ चावल होना जरूरी है। अगर वही पंजाब की शादी में जाइए तो क्या कहे भाई, वहाँ क्या कहेगा कि रोटी, अगर वहाँ चावल खिला दिए, रोटी पूड़ी वाला आइटम गायब कर दिए तो क्या कहेगा कि गरीब था इसलिए चावल खिला दिया। लेकिन वही दोनों के बीच में आ जाइए, इलाहाबाद, यूपी चले आइए तो यूपी के लोग देखिएगा, हमारे यहाँ क्या नियम है बिहार में कि सुबह में बनेगा चावल और शाम को बनेगा रोटी। ऐसा हम लोग के यहाँ कल्चर है, बीच में आ गए। लेकिन अब इलाहाबाद आ जाइए तो वहाँ रोटी चावल दोनों बनेगा सुबह और रोटी चावल दोनों बनेगा शाम को भी। इलाहाबाद का ही कल्चर है। अब जाइए 99% घरों की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर सुबह में भी रोटी चावल एक साथ और शाम को भी रोटी चावल। जब हम दिल्ली गए तो हमारे रूम पार्टनर इलाहाबादी मिल गए, तो पहली बार हमसे उन्होंने पूछा कि सर क्या बनेगा खाना। तो हमने कहा कि सर चावल बना लीजिए दिन को, रात को रोटी बनाएंगे। तो सर रोटी चावल दोनों बन जाए तो क्या दिक्कत है। हम ठीक है बनाइए, हमको क्या पता इलाहाबादी आदमी है वो।
तो रोटी चावल दोनों बना, तो हम अपना चावल रोटी चावल परोसा गया खाने के लिए, दोनों आदमी परोस लिए, खाना शुरू किया। हम चावल पहले, हम बिहारी आदमी चावल के शौकीन, तो हमको बोले कि ये भी नहीं आपको पता कि पहले रोटी खाते हैं तब चावल खाते हैं। हम बोले नहीं पता था तभी तो खाए, हमको क्या पता कि ये भूगोल से प्रभावित आदमी है। तो कहीं ना कहीं भूगोल आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है ना। तो भूगोल ऐसे सभी विषय उसमें शामिल है। भूगोल के बारे में कहा जाता है भूगोल में हर विषय है। कौन सा ऐसा विषय है जो नहीं है बोलिए आप? गणित भी शामिल है। जो भी मॉडल्स वगैरह बनाए जाते हैं ज्योग्राफी में गणित के आधार पर बनाए जाते हैं। इन्वायरमेंट पूरा केमिस्ट्री और पूरा फिजिक्स पर डिपेंडेंट है, पूरी बायोलॉजी पर डिपेंडेंट है। सोशोलॉजी है तो सोशल ज्योग्राफी, समाज का भूगोल, ग्राम का गांव का भूगोल, शहर का भूगोल, सब शामिल है भूगोल में। इसलिए एक समय आया था 1940 के दशक में, एक समय आया था 1940 के दशक में जब भूगोल विषय को समाप्त करने की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था जब सब विषय के बात इसमें है तो ऐसा करते हैं कि सब विषय वाला बात उसमें निकाल के जोड़ देते हैं, आई भूगोल विषय को ही ख़त्म कर देते हैं। 1940 में लोगों ने कहा कि ज्योग्राफी में जब कुछ बात बायोलॉजी का है, कुछ केमिस्ट्री का है, कुछ फिजिक्स का है, कुछ सोशोलॉजी का है, कुछ फिलोसफी का है, कुछ साइकोलॉजी का है, तो सबका निकाल के करते हैं, अपने अपने विषय में जोड़ देते हैं। ये वो अलग डिपार्टमेंट बनाने की क्या ज़रूरत है? 1940 की बात है, इसको हटा दीजिए। तो सारे प्रोफेसर ज्योग्राफी के बौखला गए कि तो रोजगार ख़त्म कर देगा, कि विषय समाप्त, हम लोग नौकरी समाप्त। तो सब ने कहा कि भैया कुछ करना पड़ेगा वरना भूगोल खत्म हो जाएगा। तब भूगोल में गणित का प्रयोग शुरू हो गया, आंकड़ों का प्रयोग होने लगा, भूगोल में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा, यानी भूगोल भी टेक्नोलॉजी से जुड़ गया, जानबूझ के जोड़ा गया, क्योंकि इसको आधुनिक अगर नहीं करोगे तो फिर क्या कर देगा, लोग भूगोल को समाप्त कर देगा। ये रोजगार बचाना है तो भूगोल में मॉडल की शुरुआत करो, मॉडलिंग जिसको बोलते हैं, है ना, मॉडलिंग की शुरुआत होगी भूगोल में। भूगोल में आंकड़ों का इस्तेमाल होने लगा, जिसको मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? भूगोल में क्या हुआ? मात्रात्मक क्रांति, सांख्यिकीय क्रांति, है ना। तो ये भूगोल का पूरा इतिहास रहा। सबसे पहले बात करें हम ज्योग्राफी में, कुछ समझ में आया आप लोगों को बात? अगर कभी निबंध लिखना हो तो इस वे में आप लिखें। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी को हम लोग दो हिस्सा में बांट कर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, हम लोग दो हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे। भारत के भूगोल का सिलेबस हम अलग देखेंगे। आज हम लोग सिलेबस देखेंगे, क्या पढ़ना है, सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है जानना। क्या जानने से अच्छा है, हम पर्वत क्या है, पठार क्या है, समुद्र क्या है, इसको जानने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि भूगोल में हमें पढ़ना क्या है। सिलेबस जानना ज़रूरी है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। और एक एक बात, जितना बात हम बोलते हैं वो बात आप नोट करते चलिएगा। आपको बगुला बनना है, बको ध्यानम। मछली निकलता है तो बगुला को बोला जाता है क्या कि भैया खा लो, बोला जाता है? नहीं, अपने आप खा जाता है, नहीं तो मछली नीचे चली जाएगी। उछली मछली खाना पड़ेगा, नहीं तो मछली नीचे। तो बात वही है कि हम अगर ना भी बोलें और आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण है और हमको याद नहीं है तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि भाई जैसे होता है ना कि एग्जाम एकदम इम्पॉर्टेंट है लेकिन हमको याद भी नहीं है, तो उसको क्या कर लेना है, बिना बोले भी नोट डाउन कर लेना है। अगर लिख नहीं पाएंगे तो बोल दीजिएगा कि सर दोबारा इस चीज़ को आप रिपीट कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट कर लिए, दो भाग में बांट लिए, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। हम लोग आते हैं पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर, पर आते हैं। भारत के भूगोल का सिलेबस पहले देख लें। भारत का भूगोल आप लोग भी ऐसे नोट कर लीजिए। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विभाजन।
फिजिकल डिवीजन, आपके बॉडी का हम फिजिकल डिवीजन करने जा रहे हैं तो क्या बोलिएगा? ऊपर में सर है, उसमें नाक है, ऊपर से होठ है, कान है ना, 2 हाथ है, माने ऊपरी स्ट्रक्चर। भौतिक विभाजन का मतलब होता क्या है? ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसका विभाजन करना। तो धरती, भारत की धरती में सुनो, ऊपर के स्ट्रक्चर में क्या क्या आपको दिखाई देता है? पहाड़ दिखाई देता है, मैदान दिखाई देता है, पठार दिखाई देता है, नदी दिखाई देती है, द्वीप दिखाई देता है, मरुस्थल दिखाई देता है। थार मरुस्थल जानते होंगे, राजस्थान में मरुस्थल है, ये बात तो सबको पता होगा, राजस्थान में मरुस्थल है। तो धरती, भारत के फिजिकल डिवीजन, आपके बॉडी का फिजिकल डिवीजन, नाक है, कान है, होठ है, मुंह है, गला है, सीना है, पेट है, दोनों हाथ है, कुछ अंगुलियां हैं, ऊपर में जो दिख रहा है उसका विभाजन। भौतिक विभाजन का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ ऊपर में जो दिख रहा है उसका विभाजन। भारत के ऊपर क्या क्या दिखता है? भारत की धरती पर आपको क्या क्या दिखता है? बोलिए। पहाड़ दिखता है, मैदान दिखता है, पठार दिखता है, नदी दिखती है, द्वीप दिखता है, मरुस्थल दिखता है, झील दिखता है, भारत का तट दिखता है, तालाब हो, झील तालाब है, क्या बात, तालाब का नाम नहीं लिखवाएंगे हम, झील ही लिखवाएंगे। तालाब, झील, तालाब का बड़ा फॉर्म क्या है? झील है। तालाब का नाम छोटे छोटे तालाब का थोड़ा ना लिखवाया जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? फिजिकल डिवीजन के अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे? माउंटेन, माउंटेन ऑफ इंडिया, माउंटेन ऑफ इंडिया, भारत का पर्वत, भारत का पर्वत। इसके अंदर भी बहुत बात है। पर्वत कह देने से पर्वत नहीं होगा, कम से कम 6 से 7 दिन हमको लग जाता है पर्वत खत्म करने में। केवल माउंटेन खत्म करने में 6 से 7 क्लास लग जाएगा। अगर 1.5 घंटे की क्लास होगी तो 3 घंटे क्लास अगर कभी होती है तो 3 क्लास फिर भी लग जाएगा। तो माउंटेन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले तो माउंटेन क्या है, माउंटेन के कितने प्रकार हैं? तो आप जानते हैं 4 प्रकार के पर्वत होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन एंड रेसिडुअल माउंटेन। यानी कि बलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, बलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। ये बनते कैसे हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हमको ये बताना होगा। इसके बाद बताएंगे कि भारत में कौन कौन से पर्वत हैं, जैसे काराकोरम, ट्रांस रेंज, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पलनी हिल, नीलगिरी हिल। कुल 13 पहाड़ का नाम अभी हम बोले हैं। 13 पहाड़, इनमें कौन कौन से पिक्स हैं, चोटी है, कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं, कौन कौन से हिल स्टेशन हैं, यहाँ किस प्रकार के जंगल मिलते हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, ये कंप्लीट बात कराते कराते हमें 7 क्लास, 6 से 7 क्लास लग जाता है, 1.5 घंटे वाली। तो पूरी डिटेल, मतलब एक बार हो गया पर्वत मतलब हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का पठार, भारत का पठार, प्लेट्यू ऑफ इंडिया, प्लेट्यू ऑफ इंडिया, भारत का पठार। पठार का मतलब होता है, पर्वत का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी लैंडस्केप, ऐसी कोई भी नेचुरल लैंडस्केप, आप अपना घर वैसा बना लेंगे तो नहीं, ऐसा कोई भी नेचुरल लैंडस्केप जो देखने में शंकु जैसा दिखे। शंकु का मतलब कोन, शंकु का मतलब कोन, जो देखने में शंकु जैसा दिखे और जिसकी ऊंचाई सी लेवल से कम 1000 मीटर हो, उसे बोला जाता है माउंटेन, पर्वत। ऐसी कोई भी नेचुरल लैंडस्केप जिसकी ऊंचाई सी लेवल से कम 1000 मीटर हो, उसे क्या बोलते हैं? पर्वत। 1000 मीटर हो उसे पर्वत बोलते हैं, जो देखने में शंकु जैसा दिखे, ठीक है। और जो देखने में टेबलिश दिखे, जो देखने में टेबल जैसा दिखे और जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 300 से 600 मीटर के बीच हो, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से कम 300 से एवरेज 300 से 600 मीटर के बीच हो, उसे बोलते हैं पठार। जो देखने में शंकु जैसा दिखे, कोण जैसा दिखे और जिसकी ऊंचाई सागर तल से कितना हो, 1000 मीटर, तो उसे पर्वत, माउंटेन कहते हैं। और उससे अब कुछ सर उससे कम हो हाइट और देखने में शंकु जैसा दिखे तो क्या बोलेंगे? पहाड़ी। पहाड़ नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? पहाड़ी। पहाड़ और पहाड़ी में अंतर है, हाइट कम हो तो पहाड़ी, हाइट ज़्यादा हो तो पहाड़, ठीक है। तो जिसकी हाइट सी लेवल से 300 से 600 मीटर हो और जो देखने में टेबलिश दिखे, फ्लैट दिखे, उसे हम क्या बोलते हैं?
उसे क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। क्या? घाट तो जो जहाँ सीढ़ी जैसा बना हो, जिसका निर्माण कैसा हो? स्टेप टाइप का हो, टेरेस टाइप का हो, सीढ़ी टाइप का हो, उसको क्या बोलते हैं? घाट। पश्चिमी घाट बोला हूँ मैं अभी। पश्चिमी घाट मतलब उसका निर्माण, जैसे घाट, आप नदी के किनारे कभी गए होंगे, है ना? जनरली छठ कहाँ करते हैं? घाट पर। तो घाट उसी को बोलते हैं ना, जो हाँ उतरने के लिए जगह बना होता है स्टेप वाइज, जिसका निर्माण सीढ़ी जैसा हो, उसको घाट कहते हैं। यानी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट अभी बोले हम, तो क्या है इसका मतलब उसका निर्माण इसी टाइप से हुआ होगा, तभी तो उसको घाट बोल दिए। तो चूँकि उसका निर्माण सीढ़ी जैसा लगता है देखने में वो, इसीलिए पश्चिमी घाट। और वैसे भी समुद्र के किनारे है दोनों, तो उसका नाम क्या पड़ गया? घाट, है ना? पश्चिमी घाट कोई पर्वत नहीं है, बल्कि उसे पठारों का किनारा या भ्रंश कागार कहा जाता है। हम पढ़ते हैं पश्चिमी घाट को पर्वत में, लेकिन वो एक तरह से पठारों का किनारा है या वो भ्रंश कागार है। क्लियर है? समझ गए? प्लेट्यू ऑफ इंडिया, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? पठार में क्या पढ़ेंगे? भारत में 8 पठार, 8 प्रकार में बांट के पठारों को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे लद्दाख का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ये भी आपको जीके मिल गया। उसके बाद पढ़ेंगे डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन का लावा पठार। डेक्कन का मतलब होता है वह क्षेत्र जो महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, इस क्षेत्र में जो विस्तृत है उसे हम दक्कन बोलते हैं। आपने क्रिकेट का टीम भी सुना होगा, डेक्कन चार्जर सुना है? डेक्कन हेराल्ड एक अखबार का नाम सुना होगा आपने। अब क्रिकेट का टीम डेक्कन चार्जर नहीं रहा, उसको कैंसिल कर दिया गया, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई, तो नया टीम बना है सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद। तो डेक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन का लावा पठार, चूंकि इस क्षेत्र में फैला है तो नाम पड़ गया डेक्कन। और चूंकि इसका निर्माण लावा से हुआ है, ज्वालामुखी के से निकलने वाला जो गर्म लावा है उसके जमने से इस पठार का निर्माण हुआ, इसलिए इसको लावा कहा गया। तो डेक्कन लावा प्लेट्यू। उसके बाद पढ़ेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार, इसका विस्तार मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में है। उसके बाद पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार, इसका विस्तार उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। वेरी गुड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश और यूपी में है। उसके बाद पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ के पठार को ही बांटेंगे 3 भागों में, बस्तर का पठार, दंडकारण्य का पठार और छत्तीसगढ़ का पठार। ये सब छत्तीसगढ़ के पठार के अंदर ही है। छत्तीसगढ़ का पठार, दंडकारण्य का पठार और बस्तर का पठार। बस्तर के पठार का नाम सुना होगा आपने। यहाँ टीन मिलता है भारी मात्रा में। भारत में टीन केवल बस्तर के पठार पर ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। केवल टीन कहाँ मिलता है इंडिया में? छत्तीसगढ़ बस्तर के पठार पर। इसके बाद झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, फिर मेघालय का पठार। तो यही 8 पठार को हम पढ़ेंगे डिटेल में, अलग अलग जब पढ़ेंगे तो। ये तो सिलेबस हो रहा है। इसके बाद पढ़ेंगे भारत का मैदान, प्लेन ऑफ इंडिया। भारत के मैदान को भी हम 2 तरीके से बांट के पढ़ेंगे। भारत के मैदान को भी हम 2 तरीके से बांटेंगे। पहला तरीका है उसके विस्तार के आधार पर बांटने का, और दूसरा तरीका है उसके बनावट के आधार पर। हम बोले कि दीवार किससे बनी है, तो आप बोलेंगे सर सीमेंट, बालू, गिट्टी, इससे बनी है। तो ये क्या हुआ? इसका स्ट्रक्चर हुआ। ये स्ट्रक्चर मतलब बनावट, किससे बना हुआ है। तो मैदान किससे बना हुआ है, उसकी बनावट क्या है, उसके आधार पर हम मैदान को कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। आपने सुना होगा भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर, तराई, बांगर और खादर, सुना है नाम आपने? पहाड़ के जस्ट निकट में क्या बनता है? भाबर। उसके बाद तराई, आप पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। ओल्ड एलुवियल सॉइल, आप जानते हैं नदी द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी जो पुरानी हो गई, मतलब ये कि ऐसा जगह जहाँ बाढ़ नहीं आता तो वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? पुरानी। तो इसको बोलते हैं बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। और जहाँ आज भी बाढ़ आती है तो हर साल नई मिट्टी का विस्तार होगा, और नई मिट्टी का विस्तार होगा तो क्या होगा भैया? उसको हम बोलेंगे खादर।
तो ये बांटेंगे बनावट के आधार पर। अब विस्तार के आधार पर मैदान को बांटेंगे कितने भागों में? 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। विस्तार के आधार पर 7 भागों में कौन कौन? पंजाब हरियाणा का मैदान, और विस्तार का मतलब जहाँ जहाँ वो फैला हुआ है। पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान, असम और ब्रह्मपुत्र का मैदान और तटीय मैदान। क्लियर है? इस तरह से मैदान पढ़ेंगे हम लोग। मैदान के बाद पढ़ेंगे द्वीप, द्वीप आइलैंड। भारत के कब्जे में जितने भी, आप जानते हो कि आइलैंड का मतलब ऐसा कोई जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, ऐसा कोई जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। ऐसा कोई जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम लोग आइलैंड कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, द्वीप कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इसी में जितना भी भारत के कब्जे में द्वीप है। आप जानते होंगे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, न्यू मोरे द्वीप, गंगा सागर द्वीप, अलियाबेट द्वीप, खड़ियाबेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, जितने भी भारत के कब्जे में द्वीप हैं सबके विषय में जानकारी मैप के साथ होना चाहिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रिवर, भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ, इसमें बांटेंगे हम नदी को 2 भागों में, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत नदियों को भी 3 भागों में बांटेंगे। 3 भाग में बांटेंगे हम लोग, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और दक्षिण भारत में ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियाँ पढ़ेंगे हम लोग। डिटेल पढ़ेंगे, 2-3 दिन नदी पढ़ने में भी लगेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत की जितनी भी झील है, वो सारे झील के विषय में थोड़ी जानकारी होना जरूरी है, लेक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इसी के अंदर कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन यानी तट रेखा। आप जानते हैं कि भारत में तट रेखा, समुद्र को तट को छूने वाले कितने राज्य हैं? 9 राज्य। भारत में समुद्र के तट को कितने राज्य छूते हैं? 9 राज्य छूते हैं। इसको सीधे याद कर लीजिएगा, तो एग्जाम में जाके गिनती करिएगा तो हो सकता है गोवा छूट जाए। इसलिए भाई मेरा मानना है कि याद रहे वो ज़्यादा बेहतर है। 9 राज्य है ना, भारत में 9 राज्य तट को छूता है और सभी राज्य के तट का अलग अलग नाम है। सभी राज्यों में तट के अलग अलग नाम है। जैसे बंगाल में बंग तट, उड़ीसा में उत्कल तट, और उत्कल तट और बंग तट को मिलाकर बोला जाता है उत्तरी सरकार तट। फिर आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा तट, तमिलनाडु में पायन तट, फिर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को मिलाकर बोलते हैं कोरोमंडल तट। उसी प्रकार से केरल में मालाबार तट, कर्नाटक में कन्नड़ तट, गोवा और महाराष्ट्र को मिलाकर कोंकण तट। गुजरात में 2 कान आपको दिखता होगा, गुजरात में आपको 2 कान दिखता है, एक कान एक कान। ऊपर वाले को कच्छ तट और नीचे वाले को काठियावाड़ तट। ऊपर वाले को कच्छ तट छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को कच्छ तट और नीचे वाले को काठियावाड़ तट। हो गया। अब मैं आज से सलाह लोगों को दे रहा हूं कि ठंड से बच के रहो। मेरी हालत खराब हो चुकी है, इसलिए हो गया। आप लोग ही बच के, नहीं तो इतना कम एनर्जी में हम कभी नहीं रहते। इतना भी एनर्जी हमको लगाना पड़ रहा है, इतना के लिए भी हमको महसूस हो रहा है कि कुछ करना पड़ रहा है स्पेशली अंदर से, तब इतना भी निकल रहा है। ठीक है ना, सिलेबस लिखवा देता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, तो एकदम ध्यान से समझिएगा। इतना में तो याद हो गया होगा आप लोगों को। बंगाल के तट को बंग तट, उड़ीसा के तट को उत्कल तट, याद हो गया। उड़ीसा के तट को उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के तट को गोलकुंडा तट, तमिलनाडु के तट को पायन तट, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को मिलाकर कोरोमंडल तट, केरल के तट को मालाबार तट, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट, महाराष्ट्र और गोवा के तट को कोंकण तट, गुजरात के तट को कच्छ तट और काठियावाड़ तट। ये पूरा हम लोग एक टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ये पूरा भारत का भूगोल नहीं हुआ, ये फर्स्ट टॉपिक हुआ। इतना करने के बाद फिजिकल डिवीजन में इतनी बातें हम लोगों को पढ़ना है। नोट कर लिए थे साथ साथ आप लोग?
क्या क्या मतलब डर रहे हैं क्या? तो छोड़ के भी नहीं चल सकते। क्यों? अगर छोड़ के चले तो भी दिक्कत है। हम ये कह रहे हैं कि भैया सिलेबस से डरना नहीं है, कितना आसान है, तटरेखा तो ही खत्म हो गया। नहीं, दूसरा टॉपिक हमको पढ़ना है स्टूडेंट, अब ज़्यादा नहीं लगेगा। भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी को हम लोग बांटेंगे 8 भागों में। आपने सुना होगा जलोढ़ मिट्टी। सिलेबस ही नहीं हुआ, आप ये समझिए कि ये इसमें कितना नॉलेज की बातें गई आपके पास। आप समझ गए कि भारत में होता क्या है। अभी तक तो भारत के भूगोल, भारत के भूगोल, भारत के भूगोल, अब पता चला भारत के भूगोल में अच्छा इतना बात है, वो भी एक टॉपिक में इतनी बात है। क्यों? आप इंडिया को छोटा समझ रहे हैं, इसकी औकात को आप कम आंक रहे हैं। अपना देश दुनिया के सबसे महान देश है, पता है आपको। अभी तो आप देखे कहाँ हैं, जितने दुनिया में प्रकार के आदमी हैं उस सब प्रकार के लोग भारत में मिलते हैं। जितने टाइप के लोग दुनिया में हो सकते हैं, आप बोरिंग चौराहे पे खड़े हो जाइए या इनकम टैक्स गोलंबर पे, आपको दिन भर में उस सभी टाइप के लोग मिल जाएंगे। बड़े नमूना देश है भारत, है ना। इसके अलावा जितनी भी दुनिया में क्लाइमेट है, विश्व में जितनी प्रकार की जलवायु सब इंडिया में मिलता है। आपको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, स्विट्जरलैंड भारत में है। चंबा, आप हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन है चंबा, उसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। कौन ऐसा दुनिया में जगह है जो इंडिया में नहीं है? इंडिया में दुनिया के सभी एक विद्वान थे ब्लैनफोर्ड महोदय, ब्रिटेन के एक बहुत बड़े ज्योग्राफर थे ब्लैनफोर्ड। उन्होंने कहा था कि अगर आपको विश्व की जलवायु पढ़ना है तो आप भारत की जलवायु पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने प्रकार की जलवायु दुनिया में है। सब जलवायु इंडिया में मिलता है, कम या ज़्यादा। खैर, भारत की मिट्टी को बांटेंगे 8 भागों में। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और ज्वारीय मिट्टी। हम लोग भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटेंगे? 8 भागों में। जब पढ़ेंगे तो बांट लेंगे। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हम लोग क्लाइमेट एंड मॉनसून। क्लाइमेट एंड मॉनसून, जलवायु और मॉनसून, जलवायु और मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनसून भारत की जलवायु अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार की जलवायु, तो आप कहेंगे हमसे कि सर भारत में तो कोई एक जलवायु है नहीं, कि हम एक नाम बोल दें कि सर गर्म जलवायु, ठंडा जलवायु, क्या बोल दें। तो इसलिए ये बात तय है कि भारत में दुनिया के सभी जलवायु मिलता है, लेकिन कोई एक जलवायु अगर बोलना पड़े तो कौन होगा? मानसूनी जलवायु। क्योंकि इंडिया को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा कौन? मानसून। अगर पूरे भारत के 90% किसान किसी का इंतजार करते हैं तो किसका करते हैं? मानसून का। भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल कोई प्ले करता है तो कौन करता है? मानसून फेल हो जाए तो भारत की इकोनॉमी डगमगाने लगता है, मानसून बेहतर हो जाए तो हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाता है। तो मानसून चूँकि हमारे देश के इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी, हर एक सेक्टर को प्रभावित करता है, इसीलिए पूछा जाए अगर एक लाइन में कि भारत की जलवायु कैसी है, तो एक लाइन में तो क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश है। भारत, इंडिया इज, लिख सकते हैं आप, भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश है। भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश है। भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश है। इंडिया इज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। इंडिया हैज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। इंडिया इज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कंट्री। इंडिया इज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट कंट्री। भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश है। भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश है। इंडिया इज कंट्री ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। इंडिया इज कंट्री ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का देश है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कृषि। भारत कृषि प्रधान देश भी है। भारत क्या है भैया? कृषि प्रधान देश है। लेकिन आज सबसे गलत हालत में कौन है? किसान।
है ना। 1 साल से कृषि बिल का विरोध करते हैं किसान, और जब चुनाव आता है यूपी में तो उसे रद्द कर दिया जाता है। किसान की बात नहीं मानी जाती, बात चुनाव की मानी जाती है। भारत में 1 साल से ठंड में मर मर के किसान किए आंदोलन, सरकार को समझ में नहीं आया कि बिल कैंसिल करना चाहिए, जब किसान इससे सहमत नहीं है। लेकिन जब यूपी में चुनाव आता है तो बड़ी आसानी से उस बिल को सरकार क्या कर देती है, वापस ले लेती है, ख़त्म कर देती है। ये किसानों की बात नहीं मानी गई है। चुनाव में आम जनता के मूड को देखते हुए एक चालाक प्रधानमंत्री ने इस काम को करता है, बड़ी चालाकी से, खूबसूरती से, फिर गंगा जी में डुबकी भी लगा लेता है ना। जाने दीजिए, इस पर हमारा कुछ बोलना नहीं है। इस पर एनटीपीसी 3 साल हो गया। आज सेंट्रल गवर्नमेंट में 2018 का सीजीएल क्लियर नहीं हुआ है। यूपीएससी में सीट 2013 तक 1300, 1400, 1500 आ रहा था, उस सीट को हटाकर 700 कर दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल डीजल का कीमत से लेकर कड़ुआ तेल की कीमत तक को बढ़ा दिया गया है। और क्या कहा जा रहा है कि आप टैक्स पे करके देशभक्ति कर रहे हैं। आप महंगा तेल खरीद के कुछ एहसान नहीं खरीद कर रहे हैं, बल्कि आप देशभक्ति कर रहे हैं, और महंगाई बढ़ाएंगे ताकि और आप देशभक्ति करिए। देखिए आगे नेक्स्ट। इस पर हमारा कुछ बोलना नहीं भैया, क्योंकि आप जनता है, सब जानते हैं, पब्लिक है, सब जानती है। जाने दीजिए, क्या करना है, हम लोग पढ़ना है, जितना सीट मिले उतना पे काम चला लेना है। हम तो पब्लिक है, थोड़े में भी काम चला लेते हैं। एग्रीकल्चर, कृषि में जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है। इसमें आपको बताएंगे सबसे पहले कृषि का प्रकार, कितने प्रकार की कृषि आप सुने होंगे, खरीफ, रब्बी, जायद। आज हम पटना में बैठा हुआ 90% बच्चा किसान से बिलोंग करता है, किसान परिवार से। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो रब्बी नहीं जानता हो, खरीफ नहीं जानता हो, सब जानता है। लेकिन खरीफ में कौन कौन से फसल आते हैं, रब्बी में कौन कौन से फसल आते हैं, और जायद में कौन कौन से आते हैं, सब बात हम बताएंगे। साथ में बताएंगे कि स्थानांतरित कृषि क्या होता है, साथ में बताएंगे व्यवसायिक कृषि क्या होता है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है, साथ में बताएंगे आपको कि लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर यानी जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है, साथ में बताएंगे आपको कि भाई मिक्स एग्रीकल्चर क्या होता है, मिक्स फार्मिंग क्या होता है। ये सारी बात उसके साथ साथ बताएंगे कि किस फसल के लिए क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन और कौन सी मिट्टी चाहिए, कौन से फसल उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, और उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें वेजिटेशन। क्या पढ़ेंगे भैया, वनस्पति। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, वनस्पति, वेजिटेशन का मतलब भारत में कितने, वेजिटेशन में 2 बात होता है बच्चा। एक बात तो ये होती है कितने प्रकार की वनस्पति इंडिया में मिलता है, और दूसरी बात ये होती है कि वर्तमान में 2019 के फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार भारत में कितने % पे कहाँ वन है। परसेंटेज के हिसाब से किस राज्य में ज़्यादा वन है, एरिया के हिसाब से किस राज्य में ज़्यादा वन है। तो जानते होंगे भी आप, मध्य प्रदेश एरिया में सबसे ज़्यादा वन है, और परसेंटेज में मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे इंसानों की गिनती प्रत्येक 10 साल पे होती है। 2011 में जनगणना हुआ, अब कब हो रहा है, 21 में हो रहा है। 21 का जो जनगणना है भारत का पहला डिजिटल सेंसस है, पहली बार डिजिटली जनगणना करवाया जा रहा है। यानी जो भी आंकड़े लिए जाएंगे मोबाइल एप्लीकेशन पे लिखे जाएंगे उसको, यानी पहला भारत का डिजिटल सेंसस हो रहा है इस बार। वरना पहले क्या था भैया, रजिस्टर होता था। तो आप जानते हैं कि 10 साल पे होता है इंसानों की गिनती, लेकिन पेड़ों की गिनती हर 2 साल पे होती है। कितने साल पे होती है, 2 साल पे। तो 19 में हुआ है, 21 में फिर हो रहा होगा। यानी 21 में आपको 2 डाटा याद करना पड़ेगा 21 के बाद, एक जनगणना वाला डाटा और एक पेड़ पौधों का डाटा, ये दोनों करना होगा। तो ये सब कराया जाएगा। इसके बाद कितने प्रकार के वन भारत में हैं, कितने प्रकार के वन है ये पढ़ना है। जैसे ट्रॉपिकल मानसून एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मानसून डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, टाइड फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट, कितने प्रकार के वन हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वाले वन, मरुस्थलीय वन, मैंग्रोव वन और पर्वतीय वन, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद 6 नंबर टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब नहीं पढ़ने का मन होगा आपको जिस दिन, उस दिन पॉपुलेशन पढ़ाएंगे।
जनसंख्या बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, फिर इंटरेस्ट आ जाएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जनसंख्या पढ़ेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा आता है ना, खासकर तब जनसंख्या बढ़ने का कारण बताएंगे तब। नहीं, नंबर 7 पढ़ेंगे हम लोग भारत का खनिज, मिनरल। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मिनरल के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्री, उद्योग। बस हो गया ख़त्म। आप बहुत घबरा रहे थे, इतना बात लिखवा दिए सिलेबस में ही। कितना जल्दी भारत, खाली फिजिकल डिवीजन अकेले था एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ। अब घबराने की जरूरत तो है नहीं, अब तो कुछ फील गुड कर रहे होंगे आप। इतना पढ़ना है। अरे आप पढ़ाई के रूप में इसको क्यों देख रहे हैं? आप ये जानिए कि हम भारत को जान रहे हैं, भारत को समझ रहे हैं। हो सकता है कभी पूरे भारत की जिम्मेवारी संभालने का मौका आप ही को मिल जाए। आपकी उम्र में नरेंद्र मोदी थोड़ा जानते थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं जानते थे वो। आपके एज में बिल्कुल नहीं जानते होंगे, आए भरोसा भी नहीं होगा। हमको तो लगता 2010 तक ये नहीं पता होगा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन तो 11-12 में राजनाथ सिंह ने लेकर उनका नाम उठा, गुजरात मॉडल, मोदी मॉडल, हो गए मोदी 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 मोदी। कब कौन क्या बन जाए कौन जानता है। तो भारत को जानना भी जरूरी है, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं। इसलिए भी क्या भारत के एक अच्छे नागरिक हैं, इसलिए नहीं जानना केवल कि हमको एग्जाम देना है। हम भारत के एक अच्छे नागरिक हैं। सच्चा देशभक्त वही है जो इंडिया को जानता है, इंडिया के कल्चर को जानता है, हर क्षेत्र को जानता है, हर क्षेत्र को समझता है। वही समझिए कि भारत का असली नागरिक है। वरना वो असली नागरिक नहीं है जो अपने घर को जानता है, सिर्फ अपने आप को जानता है ना। आपको अपना बिहेवियर अभी तो चेंज करेंगे। चलो जी केरल जा रहे हैं तो वहाँ का, राजस्थान जाते हैं तो वहाँ का ड्रेस, वेशभूषा को बदलते हैं। जब राजस्थान जाते हैं तो देखते होंगे कुछ लोग वहाँ के ड्रेस में पगड़ी बांध के ऊँट पे बैठ के फोटो खिंचवाते हैं, देखें आप। और वहाँ महिलाएं अगर साथ में गए घूमने के लिए अपने हस्बैंड के साथ, तो राजस्थानी महिला वाला ड्रेस पहन लेती है। अगर वही ड्रेस पहन के अगर पटना में आ जाए वो महिला, तो सब समझे बंजारन कोई है जो आई है कहीं पर टिकने के लिए। वो घर बना के नहीं रहती किनारे किनारे, सब यहाँ तक चूड़ी पहनी रहती, यहाँ से लेके यहाँ तक। और राजस्थान में पहने, इसका मतलब आपका वो कल्चर है। वहाँ अमीर लोगों का ये पहनावा है। जब कोई ट्रेडिशनल बातें होती हैं, कोई त्यौहार मनाया जाता है, तो इस तरह का वेश बदल के महिलाएं जाती हैं वहाँ। और यहाँ अगर वैसे चली आई तो समझेंगे क्या गरीब है, कहीं से आई है, टेंट लगा के बैठी होगी। तो अपने अपने क्षेत्र में हम अपने आप को बदलते हैं। चलिए अब हम लोग लिखते हैं विश्व का भूगोल। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। देखिए विश्व के भूगोल में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश देशांतर का मतलब, अक्षांश और देशांतर का मतलब, आप ग्लोब देखे होंगे, ये मैप देख रहे हैं सामने आप, अपने अपने पास का मैप आप लोग देखिए। उसमें कुछ लाइन खींचा हुआ मिलेगा, कुछ खड़ी लाइन, कुछ पड़ी लाइन, देखा होगा आपने। कुछ लाइनें उत्तर से दक्षिण मिलेंगी तो कुछ पूरब से पश्चिम मिलेंगी। तो जो लाइन पड़ी हुई है पूरब से पश्चिम है वो उसको अक्षांश कहते हैं, और जो लाइन उत्तर से दक्षिण है उसे क्या बोलते हैं, देशांतर। अगर आप मैप की बात करो तो मैप में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, बाएं हाथ की तरफ वेस्ट और दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट। तो जो लाइन पूरब से पश्चिम खींची गई है वो सब अक्षांश है, लैटिट्यूड है। हम लोग को बचपन में टीचर बताते थे लेटा हुआ लैटिट्यूड, जो लेटा है वो, और बाकी जो लंबा है वो लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग है। तो भैया लेटा हुआ लैटिट्यूड तो ये गलत है, ये प्रश्न का उत्तर गलत है। सीधे बोलना है कि पूरब से पश्चिम पैरेलल लाइन जो खींचे जाते हैं ग्लोब पर, उस पैरेलल लाइन को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। और जो इम्पैरेलल लाइन,
जो पैरेलल नहीं होता लेकिन नॉर्थ से साउथ खींचे जाते हैं, देखिए ना, पैरेलल लाइन किसको बोलेंगे? जो कहीं ना मिले। इम्पैरेलल किसको बोलेंगे? जो मिल जाए। अरे समानांतर रेखा किसको बोलते हैं? बचपन में पढ़े होंगे ना, कि जो रेखाएं कहीं ना मिले उसको समानांतर रेखा बोलते हैं, और जो रेखा कहीं मिल जाए उसे असमानांतर। तो ऐसी रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण खींची गई हैं और समानांतर नहीं है उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, और जो रेखाएं समानांतर हैं और पूर्व से पश्चिम खींची गई हैं उसे बोलते हैं अक्षांश। तो भैया ये हो गया अक्षांश समझने के लिए, और ये हो गया देशांतर। तो इनके बारे में डिटेल हम लोग करेंगे कि दो अक्षांश खींचते कैसे हैं, देशांतर खींचते कैसे हैं, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है। क्लियर है? इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं दो अक्षांश दो देशांतर के बीच की दूरी। इसके अलावा पढ़ेंगे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न किसको बोलते हैं, इक्वेटर किसको बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल किसको बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्किल किसको बोलते हैं, धरती का रोटेशनल मोशन क्या है, रिवोल्यूशनल मोशन क्या है, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, सीजन चेंज कैसे होता है, दिन और रात कैसे होता है। प्लस इसी चैप्टर में बताएंगे कि किस जगह पे सबसे बड़ा दिन कब, इंडिया में सबसे बड़ा दिन कब, सबसे छोटी रात कब, पढ़ते होंगे बचपन में आप लोग, सबसे बड़ी रात कब, सबसे छोटा दिन कब, पूरी दुनिया के बारे में बताएंगे। प्लस टाइम निकालना सिखाएंगे कि इंडिया में भी इतना बज रहा है तो बताइए अमेरिका में भी क्या बजेगा, इसको निकालने के लिए मैथमेटिकल फार्मूला है वो बताएंगे। तो ये पूरी बात इसी चैप्टर में करेंगे। पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे इसी में वो पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे पृथ्वी की आंतरिक भाग, पृथ्वी की आंतरिक भाग और भूकंप, पृथ्वी की आंतरिक भाग और भूकंप, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक। ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बताएंगे कि धरती के अंदर कहाँ क्रस्ट है, कहाँ मेंटल है, कहाँ कोर है। ये सुना होगा आपने, क्रस्ट, मेंटल, कोर, या सियाल, सीमा, नीफे सुना है ना। धरती के अंदर के भागों को 3 भाग में बांटते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर या सियाल, सीमा, नीफे। इसी में बताएंगे कि भूकंपीय तरंग कितने प्रकार का होता है, पी वेव, एस वेव, एल वेव, उनकी सारी प्रॉपर्टी, और उसी के आधार पर धरती के अंदर के भाग को डिस्कस करेंगे। इसी चैप्टर में बताएंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी और ब्रह्मांड के निर्माण के संबंधित कुछ थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अभी तक कुल 20 सिद्धांत दिए गए हैं धरती के निर्माण से संबंधित, जिसमें नाम आपने सुना होगा कोमेट स्टार हाइपोथेसिस, पुच्छल तारा सिद्धांत, आपने सुना होगा नाम लाप्लास का निहारिका प्रकल्पना, नेबुला हाइपोथेसिस, आपने नाम सुना होगा, नहीं आपने नाम सुना होगा, ना बिग बैंग तो है बाद में ना, सीधे बिग बैंग ही याद रहता आप लोग। गैसेस हाइपोथेसिस है ना, चैम्बरलिन का नहीं है, गैसेस हाइपोथेसिस चैम्बरलिन का नहीं है, कांट का है। इमैनुअल कांट का गैसेस हाइपोथेसिस चैम्बरलिन का भी है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे जेम्स जीन्स और जेफरीज का टाइडल हाइपोथेसिस। तो 4-5 सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंतरे का, ये हम डिस्कस करेंगे। सारे सिद्धांत यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन 5 सिद्धांत को डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन, टाइप्स ऑफ माउंटेन एंड प्लेट टेक्टोनिक एक साथ ही। टाइप्स ऑफ माउंटेन, पर्वत के प्रकार, और पर्वत का प्रकार और प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तन, पर्वत के प्रकार और प्लेट विवर्तन, इसी में पढ़ेंगे। नाम तो सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक। पूरी दुनिया जो आप पूरी अर्थ जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप में, वो अर्थ अलग अलग नहीं है। आप लोग तो यही सोचते होंगे कि वो अर्थ अलग अलग नहीं है, बल्कि नीचे का जमीन आपस में कनेक्टेड होगा। आपको लगता होगा धरती नीचे से क्या होगी, आपस में कनेक्टेड होगी। प्रशांत महासागर की धरती अमेरिका की धरती से, अमेरिका की धरती अटलांटिक महासागर की धरती से, पर ऐसा नहीं है, ये सभी अलग अलग हैं। अमेरिका एक अलग प्लेट पर है,
तो प्रशांत महासागर एक अलग प्लेट पर है, तो यूरेशिया एक अलग प्लेट पर है, तो अफ्रीका एक अलग प्लेट पर है, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर एक अलग प्लेट पर है, तो अंटार्कटिका एक अलग प्लेट पर है। ये प्लेट नीचे के लावा पर तैर रहे हैं, और तैरते हुए टकराते हैं या तो दूर जाते हैं। दो आदमी को आंख बांध के तालाब में फेंक दीजिए तो क्या होगा, या तो टकराएगा, या तो एक दूसरे से दूर जाएगा, या तो रगड़ करेगा। यही 3 कंडीशन बनेगा ना। तो इस 3 कंडीशन में जो जो काम होते हैं उसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। ये जो अलग अलग टुकड़ा धरती का है, सॉलिड टुकड़ा, ये टुकड़ा नीचे के लावा पर तैर रहा है, तैरते तैरते या तो टकराता है, या तो दूर जाता है, तो एक दूसरे पर रगड़ करता है। तो इस तीनों कंडीशन में प्लेट के द्वारा जो जो काम किए जाते हैं उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो पर्वत के प्रकार और प्लेट टेक्टोनिक हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। नोट कर लिए सब लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा होगा वोल्केनो, यानी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, इसी में चैप्टर होगा फोल्ड, यानी मोड़। मोड़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोल्ड, मोड़ के प्रकार। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ओशियन, महासागर। महासागर या महासागरीय विज्ञान, ओशियनोग्राफी। ओशनोग्राफी यानी महासागर विज्ञान। महासागर विज्ञान, इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक है। जैसे महासागर को उच्चावच, उच्चावच का मतलब रिलीफ, उच्चावच का मतलब जितनी विविधता, जितनी फिजिकल डिवीजन धरती के ऊपर है उससे ज़्यादा उबड़ खाबड़ स्थिति कहाँ है, समुद्र के पानी के अंदर है। जितने ऊंचे माउंटेन धरती के ऊपर है उससे ज़्यादा ऊंचा पर्वत समुद्र के अंदर है। समुद्र में ज़्यादा विविधताएं हैं, उच्चावच। इसके बाद पढ़ेंगे हम महासागर की जलधारा, ओशियन करेंट। ओशियन करेंट, महासागर की जलधारा। महासागर की जलधारा के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, महासागर की जलधाराएं चलती क्यों हैं, इसके 9 कारण बताएंगे। महासागर की जलधारा के चलने के 9 कारण, धरती का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण, पवन, वर्षा, वायुदाब, तापमान, लवणता, सैलिनिटी, बर्फ का पिघलना और समुद्र तट का आकार। 9 कारण बताएंगे, जलधारा चलने के 9 कारण सबको समझाएंगे। और फिर अलग अलग महासागर की अलग अलग जलधाराओं का मैप बना के पढ़ाएंगे। उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा अलग, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा अलग, उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा अलग, दक्षिणी प्रशांत महासागर अलग, उत्तरी हिंद महासागर अलग, दक्षिणी हिंद महासागर अलग। और साथ साथ ये भी बताएंगे कि कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन गर्म है, तो क्यों गर्म है, क्यों ठंडी, रटना नहीं है। एक बार पढ़ लिए, समझ लिए तो जीवन में कभी पढ़ें चाहे ना पढ़ें आप भूलेंगे नहीं। इसके अलावा बताएंगे उन जलधाराओं का तट पर आर्थिक प्रभाव क्या है। गर्म जलधारा अगर तट से चलती है तो उसका इकोनॉमिकली लॉस कहाँ होता है, कहाँ बेनिफिट होता है, साथ में भी बताएंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे लवणता यानी सैलिनिटी। हाँ, इसी चैप्टर में समुद्र के पानी आप जानते हैं कि पीने लायक नहीं होता है, वो सैलाइन वाटर होता है, पता है ना। समुद्र के पानी में कई प्रकार के नमक मिलते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कई प्रकार के नमक समुद्र पे पानी में मिलते हैं। समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा नमक NaCl मिलता है, सोडियम क्लोराइड। आप जानते हैं खाने वाला नमक भी वही होता है, खाने का नमक भी सोडियम क्लोराइड है। और समुद्र के पानी में भी 77% के आसपास कौन सा नमक है, सोडियम क्लोराइड। वैसे समुद्र के पानी में औसत नमक की मात्रा कितनी होती है, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। समुद्र के पानी के 1000 ग्राम को सुखाइएगा तो कितना ग्राम पानी नमक मिलेगा, ये एवरेज है, ध्यान रखिएगा, यही हर जगह नहीं मिलेगा, ये औसत। पूरे समुद्र की औसत नमक की मात्रा कितनी होती है, 35 ग्राम। और सबसे ज़्यादा कौन सा नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और नदी समुद्र में नमक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा एजेंट है। समुद्र में नमक पहुंचाता है सबसे ज़्यादा कौन, नदी। क्वेश्चन आ जाए कि समुद्र में नमक पहुंचाने वाला सबसे बड़ा एजेंट कौन है, तो नदी। कितना एवरेज होता है, 35 ग्राम। कौन सा नमक ज़्यादा है, तो NaCl। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो और डिटेल में करेंगे। वैसे लवणता की परिभाषा होती है, प्रति 1000 ग्राम पानी में उपस्थित नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज नोन एज सैलिनिटी।
इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कोरल रीफ। क्या पढ़ेंगे जी? कोरल रीफ, या इसी को बोलते हैं हिंदी में परवाल या मूंगा भित्ति। परवाल या मूंगा भित्ति, इधर लिख देता हूं, परवाल या मूंगा भित्ति। अरे आप मूंगा पहनते हैं ना हाथ में, अरे कोरल पहना भी जाता है। ये कोरल कोई पत्थर नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गन है, महासागर में उत्पन्न होने वाला एक माइक्रो ऑर्गन है, सूक्ष्म जीव है। कोरल महासागर में उत्पन्न होने वाला एक माइक्रो ऑर्गन है। क्या भैया? माइक्रो ऑर्गन है, जिसकी उत्पत्ति हजारों की संख्या में समुद्र में होती है। ये हजारों की संख्या में मरते भी हैं, मरने के बाद समुद्र के तली में जमा हो जाते हैं, और जमा होते होते एक दीवार का रूप ले लेते हैं। कोई भी चीज़ जमा होगा तो एक दिन बाद दीवार बन जाएगा। गांव में मिट्टी की दीवार को क्या बोलते थे? भित्त। गांव में मिट्टी की दीवार को क्या बोलते थे? भित्ति। सुना हो ना, भित्ति बोलते थे। सब लोग भित्ति के बारे में जानते हो ना भाई? हम नहीं जानते कि आप लोग विदेश से आए हैं, सबको पता होगा। कुछ लोग एक्टिंग कर रहा है ना। एक लाइन, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसलिए तुम्हें हम नजर नहीं आते। तुम्हारे राह, मिट्टी की दीवार को भित्ति कहते हैं, इसलिए भित्ति नहीं पता। तुम्हारे राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसलिए तुम्हें हम नजर नहीं आते। खुशी के आंख में आंसू के लिए जगह रखना, क्योंकि बुरे जमाने कभी पूछ कर नहीं आते, है ना। तो भैया मिट्टी का घर याद होना चाहिए, मिट्टी का घर याद करना जरूरी है, क्योंकि कल को कलेक्टर बनिएगा, आप IAS ऑफिसर बनिएगा, तो आपका नाम ही है सिविल सर्वेंट। आम नागरिक आपसे के लिए प्रायोरिटी होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी में आम जनता होनी चाहिए। पर बदकिस्मती इस भारत देश का है कि ये नेता के चमचा बन जाते हैं, लेकिन आम जनता का कोई ख्याल ही नहीं करते। नेता जैसे कहता है वो काम करते हैं, है ना। समझ में आ रहा है बात? लेकिन एक IAS का कर्तव्य क्या होना चाहिए? आम नागरिकों का हेल्प करना। एक सिविल सर्वेंट का कर्तव्य क्या होना चाहिए? आम नागरिकों का हेल्प करना। क्यों? तो आप बनेंगे आगे क्या? सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट बनेंगे, लेकिन आज क्या है, थोड़ा दिक्कत हो गया है इस राजनीति में। थोड़ी सी लोग, हर इंसान कर लेता है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जनप्रतिनिधि को दिया गया है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा पावर किसको दिया गया है? जो वोट, जिसको आम जनता चुन के भेजी है। परीक्षा पास किए आए हैं, करके आए हैं, उनका ज़्यादा वैल्यू नहीं है। इस देश में एग्जाम पास करके आए हैं तो आपको उतनी वैल्यू। IAS भी बेचारे मजबूर हैं, क्या करें। जो IAS हैं, IPS हैं, जो और भी लोग हैं, वो भी क्या है, उनकी भी क्या है कि भैया जनप्रतिनिधि की बात आपको सुननी है। अगर जनप्रतिनिधि कुछ बोलते हैं तो बवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि IAS को कुछ बोल देता है तो उतना बड़ा बवाल नहीं होता। तो होना भी चाहिए, IAS को थोड़ा पावर ज़्यादा और ज़्यादा मिलनी चाहिए। ऐसा मानते ही नहीं मानते आप? लेकिन जनता की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, क्यों भाई, है ना। बाकी आप पढ़िएगा पॉलिटी, तो उसमें आप देखिएगा IAS बहुत बड़ा चीज़ होता है। आप एक बार मर के पढ़ लीजिए, जीवन में एक ही बार ना मरना है, बार बार तो मरना नहीं है। तो एक बार क्यों ना बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए और IAS ही बना जाए, क्यों SDM और DSP बना जाए, सीधे क्या बना जाए, IAS। अगर जीवन मिला है तो कुछ बेहतर की तैयारी किया जाए। अरे ये सब PCS तो 32 साल के बाद भी मिल जाएगा, लेकिन 32 तक ही मिलता है IAS। इसलिए शुरू में क्या कर लें, रात दिन एक करके IAS ही बन जाए। क्यों भाई, बनना है ना। सिलेबस बड़ा तो नहीं लग रहा है ना? अब नहीं लगेगा, उस समय लग रहा था, क्योंकि बनना है तो IAS बनना है, पहुंचना है तो मसूरी पहुंचना है, इसके नीचे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन हो जाए ना कि किसी कीमत पर चाहिए, जिस दिन आप अपने उस लक्ष्य के साथ कीमत लगा दीजिए कि हमें किसी कीमत पर चाहिए, तो मिल जाएगा। और जिस दिन आप कीमत नहीं लगाते तो नहीं होता। जिसकी कीमत लग जाती है वो मिल जाता है आपको। किसी कीमत पर चाहिए तो हो जाएगा। और जहाँ पर ऑप्शन ले लेंगे ना कि ये नहीं हुआ तो ये तो हो ही जाएगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। ऐसा मेरा मानना है। जैसे एक आदमी डूब रहा है, छोटा सा एग्जाम्पल, एक तालाब में डूब रहा है। आज मैं बहुत सारी बात आप लोग को बताया हूँ आते से जाते तक। भैया डूब रहा है और डूबना उसका अब तय है कि अब डूब जाएगा, कन्फर्म है अब डूबेगा। लेकिन हमने बोल दिया कि बाबू तुम नहीं डूबोगे, वहाँ पर यहाँ से करीब 500 मीटर दूर एक तिनका है, अगर तुम वहाँ पहुँच जाओ तो तुम नहीं डूबोगे। और डूब रहा था, तो आदमी अपने जान बचाने के लिए, क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, डूबने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके पास तिनका तक पहुँचने का एक ऑप्शन मिला है, तो जान लगा देगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। हो सकता है वो डूब जाए,
लेकिन पहुंचने की भी संभावना है, लेकिन डूबेगा नहीं। डूबेगा तो ऐसे भी था, है ना। तो भैया आप क्या करना है, ऑप्शन जीवन में बहुत सारे मत लेके चलिए। मेरा बस यही कहना है कि जितने ज़्यादा ऑप्शन लेके आप चलेंगे उतना ही ज़्यादा आप लक्ष्य से भटक जाएंगे। एकदम आईएएस तो आईएएस, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, तो जीवन में कभी कुछ नहीं होगा। और ऐसे भी एक लाइन है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधने से सब जाता है सब, लेकिन सब साधेंगे तो सब चला जाएगा। यानी कि जब से एक बच्चे से मैंने पूछा कि किस चीज़ का फॉर्म डालते हो भाई तुम, तो बोला जब से बीए पास किया हूँ सर, चपरासी से लेकर आईएएस तक का फॉर्म भरता हूँ। हम बोले इतना क्या करते हो भैया, ये काम क्यों कर रहा है, इतना खतरनाक काम। तो बोला कि सर कहीं तो लटकेंगे ना, हम कहीं लटकोगे नहीं, लटके रह जाओगे। लटकने वाली बात तो छोड़ दो, किसी में गणित ज़्यादा आता है तो किसी में जीएस ज़्यादा आता है, यार सबकी तासीर अलग है, तो कैसे होगा तुम्हारा। एक पर फोकस करके एनर्जी दोगे तब ना होगा। तो इसलिए जो भी लक्ष्य रखें, हमें नहीं कहते आप आईएएस का लक्ष्य रखिए, बीपीएससी भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रखिए एक रखिए, उस एक साल के अंदर आपको मिल जाएगा यदि आप सही से करेंगे काम तो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परवाल भित्ति के बाद टाइड यानी ज्वार। क्या पढ़ेंगे हम लोग, ज्वार। भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोक जनतांत्रिक देश है। यहाँ सबसे पावरफुल कौन है, जनता। आम आदमी यहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो जिसको वो अपने हाथ से चुन के भेजती है ना, उसके पास पावर क्या होता है सबसे ज़्यादा, चाहे मुखिया ही क्यों ना हो। अगर वो चुन के आया है ना, तो किसी की बात सुनता नहीं, उसको लगता है कि हम प्रधानमंत्री हैं। मुखिया भी आजकल जो बन जाएगा ना, मुखिया बनना सामान्य बात आप मत समझिए। आजकल इतना कंपटीशन टफ हो गया, आज तो वार्ड मेंबर का कंपटीशन टफ हो गया। गांव में जो वार्ड है, एक गांव में 250 वोट है, वहाँ 5-5 वार्ड खड़ा हो रहा है। 250 वोट में 5 वार्ड, मात्र 2 वोट से जीत हुआ एक वार्ड का। बताइए क्या स्थिति चल रहा है। और वार्ड सारे वार्ड 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार खर्चा कर रहे हैं वो वार्ड के चुनाव में, क्योंकि आगे चल के उनको पता चल रहा है कि 15-10 करोड़ का फंड या 10 लाख का 15-20 लाख का फंड तो आ ही जाएगा, तो 20 हज़ार तो निकाल ही लेंगे आराम से। चलिए हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट क्लाइमेटोलॉजी में। अगला टॉपिक होगा क्लाइमेटोलॉजी। अच्छा हिंदी बोलेंगे, हम हिंदी वाले व्यक्ति ही हैं। जलवायु विज्ञान, इसके अंदर पढ़ेंगे स्टूडेंट कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि वायु का संगठन, वायु का संगठन। मतलब समझ रहे हो बात क्या बोलना चाह रहे हैं। हवा में कौन कौन सी गैसेज हैं, है ना। आप सुनते होंगे कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, सुना है ऐसा ना। इसका एक ट्रिक है मेरे पास, नो तो अभी लिख दो, ना आका नीही क्रियोहा। बांट दिया, ना आका, नहीं आओ आका, ना आका, ना आका, नीही क्रियोहा। एक क्रम से है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियोन, फिर हीलियम, क्रिप्टॉन, ओजोन और हाइड्रोजन। ये क्रम से है। ना से नाइट्रोजन, ना आका निही क्रियोहा। बोलिए 5 बार याद हो जाएगा। ना आका निही क्रियोहा, बोलो बोलो। आज मेरा ताकत खत्म है, मुझसे मत बोलो, तुम लोग बोलो। ना आका निही क्रियोहा, ना आका निही क्रियोहा, ना आका निही क्रियोहा, बोलो। आज दम लगाना पड़ रहा है यहाँ से। ना का निही क्रियोहा, ना का निही क्रियोहा। तो ना से नाइट्रोजन, आ से ऑक्सीजन, आ से ऑक्सीजन, अगला आ से आर्गन, अगला आ से आर्गन, फिर का से कार्बन डाइऑक्साइड, नी से नियोन, फिर हीलियम, क्रिप्टॉन, ओजोन, ओजोन ओ से ओजोन और हा से हाइड्रोजन। ये क्रम से है, सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। क्लियर है। तो इसको हम अलग से पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे लेयर्स
लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की परत। वायुमंडल की परतें आपने सुना होगा बचपन में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल सुना है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर सुना है ना। इसी में बताएंगे कि मौसम परिवर्तन कहाँ होता है, रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन कहाँ से होता है, सैटेलाइट कहाँ पर छोड़ते हैं, कहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होता है, ज़्यादा होता है, सारी बातें। इसके बाद हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर बेल्ट एंड विंड, एयर प्रेशर बेल्ट एंड विंड, वायुदाब पेटी एंड पवन, वायुदाब पेटी और पवन। वायुदाब पेटी आप जानते हैं कि पूरे कहीं पर एक समान वायुदाब नहीं होता, कहीं पर हवा अधिक होती है तो कहीं कम। जहाँ हवा अधिक वहाँ प्रेशर ज़्यादा, और जहाँ हवा कम वहाँ प्रेशर कम। तो इसी में बताएंगे कौन ऐसा दुनिया का जगह है जहाँ पूरे साल लो प्रेशर होता है, कौन ऐसा जगह है जहाँ पूरे साल हाई प्रेशर होता है, ऐसा है जगह। और बताएंगे इसी में पवन के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड, फर्स्ट इज ट्रेड विंड, सेकेंड इज एंटी ट्रेड विंड एंड थर्ड इज पोलर विंड। पहले बताएंगे हम लोग इसमें 3 प्रकार, कौन कौन? स्थायी पवन, स्थानीय पवन और मौसमी पवन। पवन के कितने प्रकार? स्थायी पवन, स्थानीय पवन और मौसमी पवन। परमानेंट विंड, परमानेंट विंड, उसके बाद लोकल विंड, उसके बाद सीजनल विंड। 3 प्रकार की हवाएं। स्थायी पवन 3 प्रकार की, ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड एंड पोलर विंड। व्यापारिक पवन, गैर व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। क्लियर है? आप यहाँ पर लिखवा नहीं रहा हूँ, इस चैप्टर को अलग से हम पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ सुन लीजिए ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर हवाएं 3 प्रकार की। एक स्थायी हवा जो पूरे धरती पर चलती है, पूरे ग्लोब पर चलती है, पूरे साल चलती है, कभी बंद नहीं होती, एक फिक्स लैटिट्यूड के बीच, उसको बोलते हैं स्थायी पवन। उसके भी 3 प्रकार, व्यापारिक पवन, गैर व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। फिर स्थानीय पवन होता है, स्थानीय का नाम है लोकल। हम बोलते लोकल कपड़ा पहने हो जी, लोकल जूता पहने हो जी, इसका मतलब यहीं पर चलेगा सिर्फ। लोकल का मतलब ये होता है ना। मोदी जी ने क्या कहा कोरोना में? लोकल को वोकल बनाइए। मोदी जी ने कहा कि आप ब्रांड के चक्कर में मत पड़िए, ब्रांड के चक्कर में पड़िएगा तो जो ब्रांड वाला है वो कमाएगा पैसा। आप लोकल चीज़ पहनिएगा तो लोकल लोगों को इनकम होगा, इससे हमारी इकोनॉमी क्या होगी? बूस्टअप होगी। आप हम पर डिपेंड नहीं रहेंगे। मोदी ने कहा अगर हम पर डिपेंड करिएगा तो जानते हैं ना कितनी हालत सरकार की भी खराब है कोरोना में। हम चाहते हैं कि लोकल को वोकल बनाइए, लोकल ब्रांड खरीदिए, ताकि आम पड़ोस का दुकान वाला अमीर हो, न कि लेवाइस अमीर हो और एडिडास अमीर हो। यह मोदी जी का नारा था, स्लोगन था, लोकल को। अगर आप एडिडास खरीदेगा तो एडिडास अमीर होगा, आपका लोकल में जरूरत पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए लोकल को क्या बनाइए? वोकल। तो भैया लोकल का मतलब होता है कि ऐसी हवा जो खास निश्चित समय में चले, निश्चित स्थान पर चले, उसको बोलते हैं लोकल विंड। क्लियर है? जैसे लू, आपने सुना है नाम लू का? इंडिया में चलती है, केवल उत्तर भारत में चलती है, वो भी मई महीने में चलती है, इसके अलावा फिर कभी नहीं चलती। तो लू हो गई। उसी तरह से चिनूक, उसके बाद हो गया ब्लिजर्ड, फॉन, बोरा, लेवेचे, खामसीन, गिबली, सिरक्को, सामल, सिमून, सारे हो गया। ये सब बताएंगे हम। अब मौसमी हवा जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल ले, जैसे मानसून। तो मानसून क्या है? सीजनल विंड है। ये सब बताएंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इसी में विश्व का जलवायु वर्गीकरण। विश्व में कितने प्रकार के जलवायु? क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड। ये सिर्फ हम लोग सिलेबस लिख नहीं रहे हैं, इसमें कितनी बात सीख ली है हम, इस पढ़ा भी रहे हैं साथ साथ। दुनिया में 12 प्रकार की जलवायु मिलता है। इसी में बताएंगे कौन सी जलवायु कितने लैटिट्यूड के बीच मिलता है, और इसी में बताएंगे किस जलवायु में जाड़े में वर्षा, किस जलवायु में गर्मी में वर्षा, किस जलवायु में कौन से प्रकार के वन, किस जलवायु में कौन सी फसलें। ये सारी बातें इसी चैप्टर में होंगी। इसके बाद इसको मिटा दें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, चक्रवात और
प्रति चक्रवात, चक्रवात और क्लास रेगुलर करना है आप लोगों को, ठीक है। क्लास बिना मतलब के सर दर्द के बहाने से नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर रैंडम भी ऑफिसर्स आते रहते हैं जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं, रिजल्ट धारी जो व्यक्ति हैं। इस बार जिसका फाइनल हुआ है टॉप 10, टॉप 20, टॉप 100, कोई व्यक्ति रैंडम भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब उनका प्लान था, इसलिए क्लास मिस नहीं करना। आपको अनुभवी शिक्षकों का गाइडलाइन तो मिल ही रहा है डेली, साथ साथ आपको हर 10 दिन 5 दिन पर कोई ना कोई आते रहता है जो आपको बताता है कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो वो व्यक्ति जो संघर्ष करके इसी साल पास किया है वो रियल बात बताएगा आपको, कहाँ कहाँ हमारे अंदर कमियां होती है और क्या हम गलती करते हैं जिस कारण से हम सेलेक्ट नहीं होते। तो क्लास को जनरली बिना मतलब के मिस, ये बड़ी भाग्यशाली आप हैं। हमको दिल्ली की बातें मुझे याद आती हैं कि दिल्ली में ये सुविधा नहीं मिलती है। अगर टॉपर आया तो फिर रिजल्ट आया उसके 10 दिन तक टॉपरों का विजिट होता है, वो भी टॉपर का नहीं, 50 के पार वाला आता है, उसके लिए भी 5000 भीड़ हो जाती है, कोचिंग में जगह नहीं बचता। और वहाँ मिल नहीं सकते आप टॉपर से, जो इतनी भीड़ होती है मिलने तो ये नहीं जाता है। और यहाँ क्या कि आप लोग 20 बच्चे बैठे हैं, टॉपर आके खड़े हो गए। समझा रहा है बात क्या बोल रहा हूँ? तो ये फायदा यहाँ पर है कि आप पर्सनली मिल सकते हैं कि भैया हम कैसे तैयारी करें, थोड़ा पर्सनल गाइड कर दीजिए जाते जाते, है ना। तो यहाँ ये भी मौका मिल गया। समझ में आ रहा है बात? वहाँ पर मैं देखा हूँ कि जब 300 रैंक आया है, 300 रैंक, उसके लिए लग गया पूरा 1000-2000 की भीड़। क्लास के अंदर जगह नहीं, बाहर से बच्चा सुन रहा है, वो भी निकला तो सुरक्षा के साथ निकाला गया ताकि कोई बच्चा न घेर ले, फिर बेचारा घेरा ही जाएगा शाम तक। और यहाँ पर क्या है कि बड़ी आसानी से आप उन टॉपर्स को सुनते हैं जो टॉप 50 वाले होते हैं, 300 रैंक नहीं, टॉप 50, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, ये सब। तो क्लास जनरली मिस नहीं करे ना, तो वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा। इसलिए रेगुलर क्लास करना है बिना मतलब। देखिए आप एकदम से इमरजेंसी हो गया है तब तो उसकी तो बात अलग है। चक्रवात पढ़ेंगे और प्रति चक्रवात बताएंगे, साइक्लोन कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, और एंटी साइक्लोन क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेन एंड क्लाउड, रेन एंड क्लाउड, वर्षा और बादल, वर्षा और बादल, बादल के प्रकार। अब बताएंगे किस बादल कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, कौन से बादल से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। हाँ, वर्षा कितने प्रकार का होता है बताएंगे, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, ये सब बताएंगे इसी में बताएंगे ओस क्या होता है, कोहरा क्या होता है, इसी में बताएंगे आप लोगों को फॉग और ओस। साथ में बताएंगे आपको ह्यूमिडिटी की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, इसके बाद ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, विशिष्ट आर्द्रता क्या होता है ना, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, ये इसी चैप्टर का हिस्सा है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पर्यावरण, एनवायरनमेंट। बस हम लोग इतना पढ़ेंगे पूरे दुनिया के ज्योग्राफी में, बाकी देखा जाएगा, अंत में ये सब हो जाएगा। उसके बाद तो समझ में आ गया पूरी बात। आज क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। बुक के बारे में लोग कह रहे हैं बुक कौन सी पढ़ा जाए, तो एनसीईआरटी तो सबके लिए हमेशा राय दिया जाता है पढ़िए। 9th-10th का अच्छा अगर आपको कहीं मिल जाए एक ज्योग्राफी किताब, वैसे मिलता नहीं है पर मिल जाए तो अच्छी बात है। एक आता था पहले भारती भवन में, सुरेश प्रसाद का किताब, सुरेश प्रसाद का भारती भवन में मिलेगा, किसी प्रकाशन में मिले, बोलिएगा कि सुरेश प्रसाद का 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का भूगोल अगर है तो दे दीजिए, और जिसमें भी हो सुरेश प्रसाद का सारा ज्योग्राफी दे दीजिए, बोलिएगा। 9, 10, 11, 12 सब में वो लिखते हैं। वैसे देख लीजिए किस क्लास में उनका मिलता है। 9, 10th का पहले ले लीजिएगा, सुरेश प्रसाद का भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों लिखते हैं। 9वीं 10वीं एनसीईआरटी नहीं था, भारती भवन में लिखते थे भाई, सुरेश प्रसाद एनसीईआरटी नहीं लिखते। और एनसीईआरटी की किताबें ले लीजिए, न्यू एनसीईआरटी लीजिएगा, पुराना नहीं। पुराना एनसीईआरटी इतिहास का खरीदना चाहिए, पॉलिटी का खरीदना चाहिए, इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का नहीं, क्योंकि आंकड़े ज्योग्राफी और इकोनॉमी में आंकड़े बदल जाते हैं। पुराना खरीदिएगा तो आंसर गलती हो जाएगा आपको। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी का नया एनसीईआरटी 9th से लेकर 12th तक का 6 से नहीं खरीदिए, 9 जिसका बेसिक बिल्कुल ख़त्म है वो 6 से खरीदे, और जिनको थोड़ा मोड़ा आता है वो लोग 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का सारा एनसीईआरटी ले लें सबका। और सुरेश प्रसाद का ज्योग्राफी ले लीजिएगा आप, अगर मिल जाए आपको तो, और ना मिले तो अंत में जब ना मिले निराश हो जाएं तो ले लीजिएगा महेश कुमार बर्णवाल का कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी।
महेश बड़वाल का किताब जैसी बोलिएगा दुकान में ना, वो आपको भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल दिखा देगा, वो सब कचड़ा है। एकदम उस किताब को पढ़ के आप फेल होना एकदम तय है आपको। आप कभी, चूंकि इतना ज़्यादा फैक्ट उसमें ठूसा हुआ है कि आप पागल हो जाएंगे पढ़ के। वो किताब, उसका भारत का भूगोल मत लीजिएगा, न विश्व का भूगोल, एकमात्र ज्योग्राफी ठीक है कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी। बोलिएगा कि हमको ये सब मत दिखाइए, हमको कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी दिखाइए अंग्रेजी में, हिंदी में समग्र भूगोल उसका नाम है। बाकी किताब एकदम बिल्कुल बकवास है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। सिर्फ कट कॉपी पेस्ट है, इतना ज़्यादा फैक्ट का बाढ़ है कि आप उसी फैक्ट में उलझ के अपनी पढ़ाई वाली जीवन का अंत कर लेंगे। समग्र भूगोल अगर ना मिले सुरेश प्रसाद तब, ठीक है, क्लियर है। और इतना तक बताया हूं, उसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं? कैसा लगा क्लास आप लोगों को? समझ में आया? चलिए खूब पढ़िए, खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। और कभी भी कोई दिक्कत हो हम आपके साथ हैं, ठीक है। क्लास गैप मत कीजिएगा।